Drop it. Hello everyone. Good morning all of you and राम राम दुआ सलाम। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो क्वालिटी को छोड़ के बाकी जो मैटर मैंने पिछले सेशन में दिया था वो समझ में आया होगा, और थोड़ी सी अगर कहीं पे कठिनाई होगी तो क्षमा कीजिएगा मुझे। दूसरी चीज ये कि एक एक फैक्ट आप बहुत बढ़िया से उसको देख लेना, और अगर जहां आपको लगे कि नोट करना है वहां नोट भी कर लेना, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है आपका रिलेटिविटी पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटिविटी बच्चे होता क्या है? रिलेटिविटी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि किसी वस्तु की तुलना में कोई दूसरी वस्तु कुछ भी कार्य करे। अब जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूं, जैसे हमारे नियर बाई पड़ोसी के यहाँ सपोज बचपन की बात मैं आपको बताऊं कि अचानक मेरे घर के बगल में जो अंकल रहते थे वो मेरे ही उम्र के हैं, तो उनको एक साइकिल मिल गई, ठीक है भाई। वो थोड़े से बड़े थे मेरे से, तो उनको एक साइकिल भी मिल गई, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं थी। तो कहीं ना कहीं मुझे एक कंपैरिजन आ गया कि भैया अगर उनके पास है साइकिल तो मेरे पास भी होनी चाहिए। सेम इज द केस विद द गैजेट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड राइट नाउ, कि जैसे अगर एक बच्चे के पास मोबाइल है तो तुरंत दूसरा बच्चा बोलता है अपने मॉम और डैड को कि भैया मुझे भी मोबाइल चाहिए। मेरे घर में भी ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं। तो कहने का मतलब एक की तुलना में दूसरे का अध्ययन करना या स्टडी करना, यही हमारी क्या कहलाती है? रिलेटिविटी। और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो कुछ अंक गणित में उसी का एक दो जो नजरिया है मेरा अपना सोचने का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। बाकी फीडबैक वगैरह आप दे सकते हैं, चैनल पे भी दे सकते हैं, मैसेज मुझे पर्सनली भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सापेक्ष चाल होता क्या है? रिलेटिव स्पीड क्या होती है? आप इसको छोटी सी भाषा में, या कोई लंबा डेफिनेशन नहीं दे रहा हूं, जैसे थ्री इडियट में वो डेफिनेशन आमिर खान से वो जो उनके प्रोफेसर थे वो मांग रहे थे। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू लाइक एनी लेंथी डेफिनेशन, बट बस केवल जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि रिलेटिव यानी सापेक्ष चाल, आप सीधा सीधी ये जान लें कि व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग, when two bodies are moving, then we calculate effective speed, or this effective speed is called relative speed। हिंदी में अगर हम इसे डिफाइन करें तो जब भी कोई भी किसी भी समय अगर दो वस्तु एक साथ गतिशील है तो उनके बीच में एक प्रभावी चाल ज्ञात करते हैं। जैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रभावी दर ज्ञात करते हैं,
उसी तरह यहाँ पर अगर दो वस्तु एक साथ एक ही समय पे गतिशील है या मूव कर रही है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? इफेक्टिव स्पीड यानी प्रभावी दर क्या है। वो प्रभावी दर मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। और उस पूरी चीज को हम लोगों ने मैथमेटिकल टर्म में क्या नाम दे दिया है? रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आपका जो ब्रदर है, यू कैन से ब्रो ऑल्सो, ही इज स्टैंडिंग, यानी वो स्थिर है, यानी उसकी जो स्पीड है वो क्या है? 0। और थोड़ी दूरी से आप उसको कैच करने के लिए आ रहे हो। रीजन ऑफ द कैचिंग ये था कि पापा कुछ लेके आए थे, वो ऑलरेडी पूरी कंप्लीटली ले चुका है और आपका हिस्सा भी वो लेना चाह रहा है। तो वो आपको जस्ट ललचा रहा है कि हाँ भैया ठीक है, तुम्हारा हिस्सा भी मेरे पास ही है, अगर जल्दी आना है तो आ जाओ। तो आपके पास दिमाग में ये बात आएगी कि जल्दी से उड़ के, अब उड़ना तो है नहीं, यू आर नॉट अ फ्लाइंग जट, ठीक है, तो जल्दी से इसको कैच करें। ये बोला कि मैं स्टैंडिंग हूं यानी मैं खड़ा हूं, जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो अब आप यहां पे कुछ ना कुछ स्पीड से मूव करोगे, तो ये बॉडी आपकी स्थिर है, यानी जो भी दूरी है इनके बीच में वो केवल आपको कवर करना है। केवल किसको कवर करना है? आपको कवर करना है। जितनी दूरी होगी, जितनी स्पीड से आप जाओगे, उतना समय आपको लगेगा, जो वो चीज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। बट सेकेंड केस, अगर ये आपका भाई थोड़ा सा नालायक निकला, नालायक इन सेंस कि उसके मन में कुछ आ गया कि भैया नहीं इसको देना नहीं, तो इस केस में वो मूव करेगा। तो या तो वो आपकी तरफ मूव करेगा, अगर वो आपको बहुत ही लाइक करता है या आपको छेड़ना नहीं चाहता है, तो वो आपकी तरफ दौड़ के आएगा कि हाँ भैया ले लो जल्दी अपना हिस्सा। ठीक है। इन दैट केस आप जो हो यहां पे खड़े हो और उसने ये कहा कि चलो मैं भी आ रहा हूं तुम्हारी साइड में, तुम भी आगे बढ़ो, जल्दी से अपना हिस्सा ले लो। बातें समझ में आ रही है? यानी ये जो भाई है इसका लक्षण ये बता रहा है कि ये आपको कोऑपरेट करेगा और कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, यानी आपके आगे के जीवन में भी वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। यहां से एक नेचर पता चल जाएगी। ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, हेल्पिंग हैंड का मतलब, जो हेल्प करने की बात मैंने करी वो ये है कि कहीं ना कहीं अब ये जो दूरी है ये दोनों मिलकर तय करेंगे। हेल्पिंग हैंड यानी दोनों मिलकर तय करेंगे। अब सपोज करो कि एक छोटा सा आंकड़ा मैं ले लेता हूं कि इनकी जो चाल है वो 2 मीटर पर सेकेंड है और आपकी जो चाल है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। वैसे ये बहुत छोटी वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि कल मैंने बताया था कि 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? 18 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? तो ये बहुत ही छोटा आंकड़ा नहीं है, बट ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि आपका भाई जो है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहा है और आप उनकी तरफ बढ़ रहे हो। यानी पहली चीज कि यहां पे डायरेक्शन क्या है, यानी दिशा क्या है? तो दोनों का फेस एक दूसरे की ओर है, एक दूसरे की तरफ है, यानी डायरेक्शन जो आपका हो गया वो ऑपोजिट हो गया। अब एक छोटा सा एग्जांपल और भी यहां पे हम ले लें कि आपके और आपके भाई के बीच की जो दूरी है वो 300 मीटर है। ऐसा सोच लो कि वो किसी चौराहे पे जहां से समोसे और मिठाइयां मिलती हैं, वो आपके घर से 300 मीटर की दूरी पे है। उसने खरीदा, पापा ने खरीदवाया और फिर बोले कि भैया उसको, छोटू को भी दे देना या बड़े भाई को भी दे देना, वॉट एवर बी योर पोजिशन, जस्ट इमेजिन। तो अब उन्होंने आपको फोन किया और बोला कि जल्दी से आ जा, ये भी चल रहे हैं और ये भी चल रहे हैं। तो यानी टोटल जो दूरी है वो तय करना है कितना? 300 मीटर। अगर वो स्थिर रहता, यही दुकान पे रहता, तो टोटल दूरी आप ही को तय करनी पड़ती, यानी 300 मीटर आप ही को कवर करना है। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड क्या है? 0। बट जैसे ही ये जो केस लेंगे, तो अब आप यहां से देखो कि एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड, एक साइड से आपके जो भाई साहब हैं वो 2 मीटर चलेंगे, दूसरी साइड से आप चलोगे 3 मीटर, यानी कुल मिला के दोनों भाई मिलकर कितना दूरी तक कम कर लोगे? वो है 5 मीटर।
यानी कहने का मतलब एक साइड से वो चल रहे हैं, दूसरी साइड से आप चल रहे हो, और दोनों की जो दूरियां हैं तय की गई वो आपस में जुड़ रही हैं। क्यों जुड़ रही हैं? क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कहने का मतलब हो सकता है कि आप इसको ऐसे ले लो कि इस पोजीशन से यहां पे आया वो 2 मीटर, और इधर से आप 3 मीटर आए, तो 3 मीटर और 2 मीटर कुल मिला के 300 में से 5 मीटर कम हो रहा है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। और इकाई समय या यूनिट टाइम में कोई भी चीज अगर आप डिफाइन करो, डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या बता रहा है? रेट बता रहा है। और ये जो रेट है इस केस में क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। और ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया वो किसका दिया था? ऑपोजिट डायरेक्शन का, कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। किसमें हेल्प कर रहे हैं? तो दूरी तय करने में। तो यहां से पहला जो आपका चीज आ गया कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो, यानी डायरेक्शन कैसा हो? ऑपोजिट हो, तो इन दैट केस रिलेटिव स्पीड, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं किससे? आर एस से, सापेक्ष चाल इसको आप कह सकते हैं। एक दूसरे के अपेक्षा में जो चाल है उसे हम रिलेटिव स्पीड कहेंगे। और इस केस में इन दोनों की स्पीड्स जो है वो आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस केस में आपको ये पूरी बातें समझ में आ चुका है। दूसरा केस मैं फिर से डिस्कस करूंगा, पहले आप इस चीज को नोट कर लें फटाफट। तो ऑपोजिट डायरेक्शन का जो केस मैंने आपको बताया बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग है, कि जब भी दो वस्तु एक दूसरे के विपरीत चलेगी तो दोनों मिलकर अपने बीच की दूरी को तय करेगी। You can say that कि both the bodies will reduce the difference between them or the distance between them, ठीक है। और जिस कारण से रिलेटिव स्पीड या इफेक्टिव स्पीड आपकी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? S1 प्लस S2, जहां पे S1 और S2 दोनों की चालें हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके एग्जामिनेशन पेपर से ही उठा रहा हूं, कि दो ट्रेनें हैं और दोनों ट्रेनें, सपोज करो कि एक दिल्ली से चल रही है और दूसरी पटना से चल रही है। दोनों का टाइमिंग क्या है? सेम। अब ये देखो, टाइमिंग की बात मैंने करी, ठीक है। मैं बार बार एक ही चीज को बोल रहा हूं कि रिलेटिव स्पीड, इफेक्टिव स्पीड तब काम आएगा जब दोनों एक साथ चले, यानी टाइम दोनों के लिए सेम है। तो सपोज करो कि 6 AM पे ये भी चली और 6 AM पे ये भी चली, ठीक है। ट्रेन 1 चली पटना की ओर और ट्रेन 2 चली दिल्ली की ओर, ठीक है। पहले वाले की स्पीड सपोज करो कि ये राजधानी है और इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी जो चली है पटना से वो भी शताब्दी है, और इसकी स्पीड जो है सपोज कर लें यहां से जो ट्रेन चल रही है, ट्रेन 2 इसे मान लेते हैं और इसे हम मान लेते हैं ट्रेन 1 राजधानी, और ये भैया शताब्दी ले लें। दिल्ली से पटना के बीच की दूरी लगभग लगभग 900 किलोमीटर है। मे भी थोड़ा डिफरेंट हो, बट मैंने अभी ले लिया कि दिल्ली से पटना के बीच की दूरी 900 किलोमीटर है। इसकी जो स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, और ये जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। दोनों का टाइमिंग क्या है? सेम है। तो दोनों की टाइमिंग जब सेम है तो दोनों एक साथ स्टार्ट की, और जिस समय वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं एट दैट मोमेंट, यानी एट द स्टार्टिंग मोमेंट, स्टार्टिंग मोमेंट, मोमेंट का मतलब उस क्षण जिस समय ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, उनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी है भैया? 900 किलोमीटर। और इनकी जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, यानी सापेक्ष चाल जिसको हम कह सकते हैं, या ठेठ भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में सीधा सीधी ये समझो कि अगर 6 से 7 अगर ये चली है तो 1 घंटे में 100 किलोमीटर ये कवर करेगी, और 6 से 7 अगर ये चलेगी तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर ये कवर करेगी। यानी कुल मिलाकर दोनों ने 100 प्लस 80 कितना कवर कर लिया? 180 किलोमीटर। और कितने घंटे में? तो 1 घंटे में। इसलिए इसकी रिलेटिव स्पीड यू कैन से दोनों का जुड़ जाएगा। और अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि दोनों की टाइमिंग क्या है, यानी मीटिंग टाइम क्या है।
मीटिंग टाइम। तो मीटिंग टाइम, टाइम का मतलब हो गया क्या भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही आपको शायद मालूम है। और डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, इन दोनों के बीच का गैप। तो गैप कितने का हो गया, 900 किलोमीटर। और स्पीड इनकी जो होगी वो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 180 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कुल मिला के 5 घंटे उसे लगेंगे एक दूसरे को हाय हेलो बोलने के लिए। टाइम आपसे अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द क्लॉक टाइम, तो 6 बजे के बाद आप 5 घंटा जोड़ देंगे, यानी उस हिसाब से ये 11 AM पर एक दूसरे को हाय हेलो बोलेंगी। ट्रेन तो हाय हेलो नहीं बोलेंगी, उनके जो ड्राइवर्स होंगे वो एक दूसरे को हाय हेलो बोलेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हमने सीखा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड यानी इफेक्टिव स्पीड दोनों जुड़ जाती है। और इस केस में दोनों के बीच की जो दूरी होती है, दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी होती है वो दोनों के द्वारा मिलकर तय की जाती है। नाउ एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बेसिकली कॉमन एग्जामिनेशन जो होते हैं जैसे एसएससी ग्रेजुएट लेवल या सीएचएसएल, उसमें कभी कभी पूछा जाता है। हो सकता है जैसे आप मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट या कैट जीमैट ये सब का पेपर अगर दोगे तो इन दैट केस ये कॉन्सेप्ट वहां पे काम आएगा। ठीक है, और लास्ट के 2-3 सालों में मैंने देखा मेंस के जो पेपर आए हैं एसएससी के या सीडीएस के जो पेपर आए हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो आखिर है क्या ये कॉन्सेप्ट, सबसे पहले चीज तो ये जाने, दोनों का रनिंग टाइम सेम है, इस बात पे ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो कि और लोग क्या बताते हैं, बट मुझे ये लगा कि ये बातें बतानी चाहिए। रनिंग टाइम दोनों का क्या है, सेम है। और कल मैंने आपको डिस्कस किया था पहले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर दोनों का टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशियो यानी दूरी का जो अनुपात होगा वो चाल के अनुपात के बराबर होगी। अगर आप नहीं देखे हो तो वो फर्स्ट वीडियो आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो रनिंग टाइम अगर सेम है इसका मतलब इनके द्वारा तय की गई दूरी, रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड। ये बात अपनी कॉपी पे नोट कर लेना भैया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रनिंग टाइम दोनों का सेम है तो दूरी का अनुपात चाल के अनुपात में होगा। अब इस बात को थोड़ा सा एग्जाम्पल से, हम इसी एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा रब कर दे रहा हूं, ना अब आप देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों दिल्ली से जो चलने वाली ट्रेन है वो कितनी दूरी पर मिली दिल्ली से, और पटना से जो चलने वाली ट्रेन है वो पटना से कितनी दूरी पे मिली। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं बट ये थोड़ा सिंपल तरीका और बहुत ही आसान तरीका है, साधारण भी और आसान भी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हर एक साधारण चीज आसान नहीं होती है, बहुत ऐसे काम है जो साधारण है बट आसान सभी के लिए नहीं होता है। तो सिमिलर इज द केस, यहां पे रेशियो ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी, रेशियो ऑफ स्पीड यानी चाल का अनुपात। इतनी इंग्लिश तो आप समझ रहे होंगे। और 100 का अगर हम रेशियो लेंगे 80 के साथ तो ये हो जाएगा 5:4। मैंने अभी आपको ये डिस्कस किया कि अगर रनिंग टाइम दोनों का सेम है यानी दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो इन दैट केस जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा, या जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात होगा। तो यहां से झट से आप ज्ञात कर सकते हैं कि भैया ये जो डिस्टेंस है इसी रेशियो में होगा, यानी 5:4 में होगा। और इस 5:4 में किसको डिवाइड करेंगे आप, तो 900 को डिवाइड करेंगे। और 900 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो पहली ट्रेन जो दिल्ली से चली है वो 500 किलोमीटर चलेगी, और दूसरी ट्रेन जो 4 यूनिट है आप कह सकते हैं, तो पटना से जो चलने वाली ट्रेन है वो कितनी चली है, 400 किलोमीटर चली है। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन कैसे अराइज होगा कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिली, तो 500 किलोमीटर की दूरी पर मिली।
पटना से कितनी दूरी पर मिली, तो 400 किलोमीटर की दूरी पे मिली। आई थिंक ये पूरा जो माजरा है, पूरा जो डिस्कशन है, वो मैंने कवर अप कर दिया है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। अभी मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि मीटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, दूसरा ये बताया कि अगर आपसे डिस्टेंस पूछ ले कि दिल्ली से डिस्टेंस, पटना से डिस्टेंस, तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दिस इज द न्यूअर वन। हो सकता है हमारे लेवल पे जो भी लोग पढ़ा रहे हैं वो शायद डिस्कस करते हैं, बट मैंने अभी जस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल चीजें बता रहा हूँ, इसलिए मुझे ये लगा कि आपको बता देना चाहिए। प्लीज इसको नोट डाउन करें। और जैसे क्वेश्चन देखो, जानना बहुत बड़ी चीज नहीं है, जानने के साथ साथ आप उसको अप्लाई कितना करते हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया पैसा सबके पास है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग कितने लोग कर रहे हैं। हेल्थ बहुत लोगों के पास है, बट उस हेल्थ का कितना यूज कर रहे हैं। ज्ञान सभी के पास है, बट उसका यूज कितना कर रहे हो, वो डिपेंड करेगा कि हाउ मच नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू एनकाउंटर फॉर योर एग्जामिनेशन। तो जल्दी से नोट करें इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, मैंने जस्ट केवल एक केस लिया है। सपोज करो कि दो प्लेसेस हैं। अब जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में या कस्बे में दो ऐसे स्थान होते हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं, जैसे कॉलेज का मोड़, गर्ल्स कॉलेज का मोड़, विमेंस कॉलेज का मोड़, या फिर कुछ ऐसे जगह जहां पे गैदरिंग होती है, धरने प्रदर्शन होते हैं, ठीक है। तो मैंने जस्ट केवल नाम दे दिया है, एक प्लेस ए और दूसरी प्लेस क्या हो गई, बी। अब यहां से डॉली और डुगू दो लोग थे। डॉली और डुगू दोनों फ्रेंड हैं। ये डुगू वर्ड जो आजकल थोड़ा सा ज्यादा यूज हो रहा है, मॉडर्न छोटे छोटे बच्चों को डुगू बोला जा रहा है, ठीक है। एंड डॉली इज अ गर्ल। ये दोनों एक दूसरे कजन है या फ्रेंड्स हैं, वॉट एवर यू वांट। तो उनके बीच का जो दूरी है वो 500 मीटर है, यानी दोनों के घर की जो बीच की दूरी है वो 500 मीटर है। और डॉली और डुगू दोनों कितने बजे एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो एक चल रही है 6 बजे चलना शुरू करती है। डुगू थोड़ा सा आलसी टाइप का था, वो उसको उठाने में समय लगा, मम्मी ने उठाया या उसने फोन करके उठाया, वॉट एवर बी द रीजन। ये बाबू साहब जो है वो चल रहे हैं कितने बजे, 6:20 पे। ध्यान रखना एग्जाम्पल। तो यहाँ पे दोनों का स्टार्टिंग टाइम क्या है, डिफरेंट। नाउ अब मान लिया जाए कि डॉली की जो स्पीड है वो आपकी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, और डुगू भाई साहब थोड़े से लेट थे तो उनकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो अब आप देखो, घड़ी में सबसे पहले 6 बजेगा और 6 से लेके 6:20 तक, यानी 6 से लेके 6:20 तक, यानी टाइम का जो गैप है, टाइम का जो गैप है बाबू वो कितना है, 20 मिनट्स का है। तो ये जो पहला 20 मिनट है वो केवल कौन रन करेगा, कौन चलेगा, डॉली चलेगी। और 20 मिनट में इसने कितने डिस्टेंस कवर किए ये कैसे पता चल जाएगा, तो 20 मिनट को फॉर द सेकेंड, इसको अगर हम पर मिनट ले लें, 5 मीटर पर मिनट, और इसको ले लें 5 मीटर पर मिनट। यहाँ पे जो सेकंड का जो यूनिट था उसको मैंने चेंज कर दिया थोड़ी सी सुविधा के लिए, कि इसकी स्पीड 5 मीटर पर मिनट है और इसकी स्पीड 4 मीटर पर मिनट है और इसकी स्पीड 5 मीटर पर मिनट है। तो अगर 20 मिनट में पहला 20 मिनट केवल डोली चली है, तो 20 मिनट में तय की गई दूरी इनके द्वारा क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर मिनट। मिनट से मिनट क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल। और इसने अकेले कितना दूरी तय कर लिया, 80 मीटर, ठीक है। अब जब 80 मीटर तय कर लिया, यानी पहली प्लेस से ए से डॉली जो है अब यहां पे आ गई है, किस टाइम पे, 6:20 पे। डॉली का पोजीशन ये रहेगा, डॉली इज हियर। चीजें समझ में आ रही होंगी बिल्कुल। तो अब इसमें करना क्या था कि जो टाइम का गैप है उसमें हमें देखना है कि कौन पहले चल रहा है, और जो पहले चल रहा है वो कुछ दूरी कम कर देगा अगर वे एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अभी डिस्कशन हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन की ही हो रही है। तो दूरी तय की गई 80 मीटर। अब जो बचा हुआ है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसमें से, 500 में से 80 को माइनस करेंगे, यानी एट द टाइम, किस टाइम पे, 6:20 AM पे दोनों के बीच की जो अब दूरी बच गई है वो कितना हो गया है, 420। आप सभी जो है 420 हैं,
ठीक है। ये 420 कैसे बोल रहे हैं कि मम्मी बोलती है पढ़ लो, पापा बोलते हैं पढ़ लो, आप लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हो। ठीक है, वो भी मोबाइल। अब आजकल ऐसा जमाना हो गया भैया कि पढ़ने के लिए भी मोबाइल चाहिए, तो पेरेंट्स भी बेचारे कंफ्यूज्ड हैं कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। जस्ट लाइक हमारे टाइम में क्या होता था कि मैं अपनी फिजिक्स की किताब में कॉमिक्स पढ़ता था, नटराज और ये चाचा चौधरी वाली। ठीक है, तो सिमिलरली आजकल के बच्चे पढ़ रहे हैं मोबाइल पे या नहीं पढ़ रहे हैं ये पता नहीं चलता है। ठीक है, आप लोग ऐसा मत करना ना। तो अब आपके बीच की दूरी, सॉरी आपके बीच की दूरी नहीं, डॉली और डुग्गू के बीच की दूरी कितनी बच गई है? 420 मीटर। और ये दोनों मिलकर तय करेंगे। तो यहां से टाइम अब क्या होगा, तो इस बात को लिख लेना, टाइम फ्रॉम कहां से जोड़ेंगे? 620 am। ये सारी बातें मैं एक एक करके फारिक फारिक लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो टाइम निकालने के लिए गैप होना चाहिए। गैप कितना दिया हुआ है? 420। और दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी? एक का है 4 मीटर पर मिनट, दूसरे का 5 मीटर पर मिनट, यानी दोनों जोड़ के 9 मीटर पर मिनट। और यहां से आप कैलकुलेशन करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 140/3 और ये मिनट हो जाएगा। आगे का काम आप कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, मैंने जो ये केस डिस्कस किया, फर्स्ट सॉरी नहीं बोलूंगा क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा सा, मैं हमेशा कहीं ना कहीं एक नया एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और ये मेरा अभी इंस्टेंटेनियस फ्रेम अप है कि भाई आज अभी पढ़ाना है, कुछ नया एग्जांपल ले लो। 4 मीटर पर मिनट, 5 मीटर पर मिनट। ठीक है, और एक चल रहा है 6 बजे, दूसरा चल रहा है कितना? 6:20 पे। जो गैप ऑफ टाइम था उसमें जो पहले चलने वाला है वो कुछ ना कुछ दूरी तय कर दिया, जिसके कारण अब उनके बीच में कुछ दूरी कम हो जाएगी। कब तक? 6:20 तक। और 6:20 से वो दोनों चलना शुरू करेंगे। और ये आपकी क्या हो गई? जो टाइम है वो गैप को हम रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करेंगे। अब इसमें ये आ सकता है कि कितनी दूरी पर मिला, कितनी दूरी पर मिला। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब टाइम सेम होगा तो डॉली के द्वारा कितनी दूरी तय की गई ये भी पूछा जाएगा। तो डॉली ने सबसे पहले कितना मीटर कवर किया है? 80 मीटर। और बाद में जो कवर किया गया 420 है, वो रेशियो में डिवाइड करेंगे। कैसे? अपनी स्पीड की रेशियो में। तो इसकी स्पीड कितनी है भाई? 5 मीटर पर मिनट। और इसकी कितनी है? सॉरी 4 मीटर पर मिनट। और इसकी है 5 मीटर पर मिनट। मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूं। तो 4 मीटर पर मिनट किसका है? डॉली का। तो रेशियो ऑफ स्पीड क्या होगी? रेशियो ऑफ स्पीड आपका क्या हो जाएगा? कैसे लिखेंगे इन दोनों का? अगर हमें रेशियो लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे भाई? 4:5। और इसी रेशियो में ये किस दूरी को डिवाइड करेंगे? तो 420 को। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे कि 4/9। चूंकि 4 हिस्सा है, टोटल कितने में से? 9 हिस्सा में से। यही पूछा जाए कि भैया डुग्गू ने कितनी दूरी तय की है। तो डुग्गू ने कितनी दूरी तय की? चूंकि उसने स्टार्टिंग ही करा था कितने से? 26 से। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी 5/9। कितने का? 420 का। ये रेशियो के कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं, शायद आप जानते होंगे। कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है। जो रेशियो है उसको हमें डिवाइड करना है 4 यूनिट, 5 यूनिट, यानी कुल मिला के 9 यूनिट। 9 में से 4 डॉली के पास है और 9 में से 5 डुग्गू के पास है। तो 9 में से 4 और 9 में से 5 ये फ्रैक्शन बनाने का तरीका है। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरी जो थियरी मैंने आपको बताया, बीच बीच में थोड़ा सा इधर मिस्टेक हुआ है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। बट बाकी जो चीजें मैंने बताया है, आई नो दीज आर द वेरी गुड थिंग्स। और ये आपको किसी का भी, देखो, क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट बताना और एक पहले से थियरी बताना, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने होता है, हम लोग सीधा सीधी करते रहते हैं जो जनरली लोग कर रहे हैं। ठीक है, मेरा जो स्टार्टिंग से पढ़ाने का ये कॉन्सेप्ट रहा है कि भैया पहले बच्चे को एक तथ्य दो, एक प्लेटफॉर्म तैयार करो ताकि उसको और आगे बढ़ाना हो। तो धीरे 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 उसे भी क्लियर समझ में आ जाए कि हाँ ये प्रोसेस था, ये जनरल प्रोसेस है और इससे हम आगे काम करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से फट से नोट डाउन करें, फिर अगले सेक्शन की ओर आ रहे हैं हम। ओके, अब जो मैंने एग्जाम्पल लेना है वो लेना है, अगला जो केस है हमारा, सेम डायरेक्शन। यानी दो चीजें एक साथ मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में। अब सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि दोनों का जो फेस है वो एक ही ओर होगा। जैसे आप इसको बोल सकते हैं कि आई एम मूविंग दिस वन कॉन्टिन्यूअसली, ये दोनों का सेम डायरेक्शन मूवमेंट है। ठीक है, उसी तरह चोर भाग रहा है और उसका पीछा सिपाही कर रहा है, जनरली हम लोग देखते हैं। या बचपन में हम लोग
टच एंड सॉरी पता नहीं धप्पा मारने वाला एक गेम होता था, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है। उसका दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है ताकि आप लोग शायद अभी मॉडर्न जमाने के भी होंगे। मुझे तो कम से कम 35 36 साल 38 साल हो गए हैं, तो मेरे टाइम के कुछ लोग भूल भी रहे होंगे और मेरे टाइम के बच्चे होंगे भी नहीं। तो धूम 1 और 2 ये तो आपने देखा होगा, सेट मैक्स पे कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, ठीक है। धूम 1 धूम 2 में क्या होता है, पूरा केस जो है वो पुलिस जो है पकड़ती है और चोर भागता रहता है। तो दोनों का जो फेस है वो एक ही डायरेक्शन में होता है जब वो एक दूसरे का पीछा करते हैं। सिमिलरली सेकंड जो आपको एग्जांपल मैंने दिया टॉम एंड जेरी, ये आपके एग्जामिनेशन में भी इसी टाइप से कुछ क्वेश्चंस आते हैं टॉम एंड जेरी से रिलेटेड, और टॉम एंड जेरी का यही काम था, जेरी बेचारा भागता रहता था, टॉम उसका पीछा करते रहता था। इज इट क्लियर? तो अब सेम डायरेक्शन में क्या होगा, सेम डायरेक्शन वाला केस कि भैया टॉम जो है, सपोज करो कि ये जेरी है और यहां पे टॉम है। जेरी बदमाश था शायद और टॉम जो है वो गुस्सैल था। सपोज करो कि इनके बीच की दूरी 200 मीटर है और जेरी जो है कोई चीज अपने पास लेके उसको, देखो आप हमेशा जब भी टॉम एंड जेरी देखोगे तो कुछ ना कुछ छेड़ते रहता है टॉम को। तो ये छेड़ा और छेड़ने के बाद वो भागा, तो भागा किस स्पीड से भाई, 3 मीटर पर सेकेंड सपोज करो। और टॉम जो है उसका पीछा करना शुरू किया, तो कैसे पीछा करना शुरू किया भाई, तो 5 मीटर पर सेकेंड से। जेरी 3 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है और टॉम उसका पीछा कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। यहां पे एक छोटा सा केस अराइज होता है कि अगर पीछा करने वाले यानी दोनों की स्पीड सेम हो, जैसे जेरी की स्पीड भी 3 मीटर पर सेकेंड और टॉम की भी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड्स आर सेम, स्पीड्स आर सेम, तो गैप भी क्या होगा, सेम होगा। अगर दो चीजें एक साथ समान गति से गतिशील हैं तो उनके बीच में जो भी वस्तु स्थिति थी, अगर उनके बीच में गैप है 5 मीटर का तो वो गैप हमेशा रहेगा, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। अब जैसे आप और आपके फ्रेंड एक दूसरे के कंधे लगा के चलते हो तो दोनों की चाल सेम होती है, इसलिए दोनों में कोई भी डिफरेंस पोजीशन का पता नहीं चलता, और चूंकि वो एक दूसरे के रिलेटिवली चल रहे होते हैं तो उनके बीच में कोई रिलेटिव स्पीड नहीं जनरेट होती है। इसको आप प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल जो है, अगर दोनों की स्पीड सेम हो तो जो गैप है वो एज इट इज रहेगा, वो ध्यान रखेंगे। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि पीछा करने वाले की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए किससे, जिसका पीछा किया जा रहा है, यानी जो चेजर होगा, जो फॉलोवर होगा उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, और जो भागने वाला होगा, फ्लाइंग जो भी होगा, उसकी स्पीड कम होगी, तभी वो पकड़ा जाएगा, अन्यथा वो नहीं पकड़ा जाएगा। कुछ कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहां पे स्पीड का गैप कम हो जाता है जिसके कारण दूरियां और बढ़ती जाती है। जैसे जैसे चीजें आएंगी मैं डिस्कस करते रहूंगा, बट अभी जो केस मैं आपको बता रहा हूं कि व्हेन Jerry is moving with the speed 3 meter per second and Tom is moving with speed 5 meter per second। तो अब ये देखो, यहां से ये 1 सेकेंड में सपोज करो कि 5 मीटर आया, और अगला जो है 1 सेकेंड में कितना भाग गया, 3 मीटर। तो इनके बीच में कुल नेट कितना गैप कम हुआ, इधर से ये 5 भागा है और इधर से ये कितना भाग गया, 3 मीटर। आप ऐसे सोचो कि यहां से हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, यहां से ये सोचो ये जीरो है, तो जीरो से ये पूरा टोटल कितना था 200, 200 के बाद ये कितना हो जाएगा 203, और ये अगर भागेगा तो ये कितना हो गया 5। अब 203 में से अगर आप 5 को माइनस करोगे, मैं मिटा देता हूं, 203 में से अगर आप 5 को माइनस करोगे तो टोटल कितना बच गया भैया, 203 में से 5 माइनस करेंगे 198 आ गया, यानी अब उनके बीच में गैप कितने का हो गया, 198 मीटर का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि टॉम जेरी से हर एक सेकेंड 2 मीटर ज्यादा कवर कर रहा है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव स्पीड।
यानी आप बोल सकते हैं कि टॉम और जेरी, टॉम जो है अपने बीच की दूरी को 2 मीटर पर सेकेंड की दर से कम कर रहा है। और ये कैसे हमने पता किया, तो 5 मीटर पर सेकेंड में से 3 मीटर पर सेकेंड माइनस कर देंगे, जिससे हमें 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। मैं फिर से एक बात को रिपीट कर दे रहा हूं, सपोज करो कि ये टॉम का पोजीशन 0 था और जेरी का पोजीशन जो है वो 200 मीटर पे है। 1 सेकेंड के बाद ये भागा कितना, 5 मीटर, और अगला 3 मीटर भागा, यानी 0 से इसकी पोजीशन कितनी हो गई, 203। और यहां से टॉम की जो पोजीशन है वो 0 से कितना हो गया, 5। तो 203 में से 5 अगर हम माइनस करेंगे तो अब जो गैप है वो कितना है, 198 का। यानी इस केस में हम ये कह सकते हैं कि प्रति सेकंड, एवरी सेकंड जो अपने बीच की जो गैप है वो कम कर रहे हैं कितना, 2 मीटर पर सेकंड की रेट से। अब यहां पे ध्यान देना हमें ये है कि दोनों का टाइमिंग क्या होगा। तो पकड़ने का टाइमिंग, टाइम ऑफ कैचिंग, टाइम ऑफ कैचिंग, टाइम की बात है तो यानी डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी गैप होना चाहिए। और वो गैप आपका कितना है, 200 मीटर। में बार बार बोल रहा हूं, गैप यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस। और रिलेटिव स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, जिसके कारण पकड़ने में उसे कितना समय लगेगा, 100 सेकेंड। ये हमारी हो गई टाइम ऑफ कैचिंग। सिमिलरली दूसरी बात जो मैंने आपको बताया था पहले केस में, कि इनके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो इनके द्वारा तय की गई दूरी ऐसे नहीं पूछेगा, इसमें यह पूछा जाए कि पकड़े जाने के पहले जेरी ने कुल कितनी दूरी तय करी। पकड़े जाने के पहले जेरी ने कुल कितनी दूरी तय करी, या पकड़ने के पहले टॉम को कुल कितना दूरी तय करना पड़ा। अब यहां पे देखो कि मैंने आपको क्या बताया कि डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, दूरी का जो अनुपात होगा, वो चाल के अनुपात में होगा। कब, जब दोनों एक साथ गतिशील हैं तब। ठीक है, तो अगर हम स्पीड का रेशियो लें, यहां पे स्पीड की रेशियो थोड़ा इंग्लिश भी चला देता हूं ताकि दोनों काम चलेगा। तो रेशियो ऑफ स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, एक 5 और दूसरी क्या हो गई, 3। अब ये ध्यान रखें कि दोनों मूव कर रहे हैं। पिछले केस में ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने दोनों को जोड़ दिया था, 5 और 4 का केस था। यहाँ पे दोनों के बीच में गैप है और सेम डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का यूनिट का अंतर देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंस लेना। तो रेशियो ऑफ स्पीड जो होगी वही रेशियो ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा, यानी ये भी कितना रहेगा, 5:3। और इनके बीच का गैप अगर हम देखें तो गैप कितने का है, 2 यूनिट का है। और वो जो 2 यूनिट है, हमारा टोटल इनिशियल गैप कितने मीटर का था, 200 मीटर का था। तो यहां से एक यूनिट आप बोल सकते हैं कितने के बराबर होगी, 100 मीटर के बराबर। मैंने आपसे कहा कि कितनी दूरी तय करेगा जेरी, तो जेरी कितनी दूरी तय करेगा भाई, जेरी के द्वारा तय की गई दूरी, जेरी के द्वारा तय की गई दूरी 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 × 1 यूनिट 100 मीटर के बराबर है, यानी ये हो गया 300 मीटर। यानी जेरी ने पकड़े जाने के पहले कुल 300 मीटर की दूरी तय की थी। यानी कहने का मतलब, अगर ये पोजीशन ऐसा होता, दोनों के बीच में जो गैप था वो 200 मीटर का था, जेरी यहां से जो है वो भागा है कितना मीटर, 300 मीटर। और इनिशियल पोजीशन से टॉम, जेरी यहां पे था, अब जेरी यहां पे आ गया है और टॉम भी वहीं पे आएगा। यानी टॉम ने कुल कितनी दूरी तय करी होगी, 300 प्लस 200, यानी कुल मिला के कितना, 500। वो चीज आप चेक कर सकते हो कहां से, तो इसका कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, और एक यूनिट कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। तो 5 × 100 यानी कितना हो गया, 500 मीटर। इट मीन से ये मैंने आपको वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई ये किया, फिर से मैं बता दे रहा हूं, आई रिपीट अगेन। पहला केस इसमें ये पूछा जाएगा कि दोनों का टाइमिंग क्या है, कितनी देर में वो लोग एक दूसरे को पकड़ लेंगे, यानी जो टॉम है वो जेरी को कितनी देर में पकड़ लेगा। तो टाइमिंग निकालने के लिए गैप अपॉन रिलेटिव स्पीड, सिंपल। दूसरा ये कि
उनके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। और इसको पूछने का जो तरीका हमारा होगा वो ये होगा कि जेरी के द्वारा पकड़े जाने के पहले कितनी दूरी तय की गई, या टॉम के द्वारा पकड़ने के पहले कितनी दूरी तय की गई। मैंने स्टार्टअप किया किसके थ्रू, जेरी के थ्रू। जेरी का जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस आएगा वो 3 यूनिट आएगा। पहले हम लोग यहाँ पे गैप लेंगे क्योंकि उनके बीच सेम डायरेक्शन में है, तो उनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 200 मीटर है। और यही 200 मीटर टॉम जो है कम करता जाएगा हर सेकेंड किस रेट से, तो 2 मीटर पर सेकेंड की रेट से। ठीक है, और अब यहाँ पे 2 यूनिट का गैप 200 मीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 100 मीटर के बराबर होगा। और 3 यूनिट 300 मीटर के बराबर होगा। ये 3 यूनिट किसका लिया मैंने, जेरी का लिया है। अब आपसे मैंने चेक करवाया, खुद भी किया कि भैया टॉम का जो डिस्टेंस का यूनिट होगा वो कितना हो जाएगा, 5 के अनुसार कितना हो गया, टोटल 500 मीटर। वो चीज आपको यहाँ पे दिखा है। एक और एग्जांपल इसको हम सपोज कर सकते हैं। भैया देखो मैं बहुत ही बड़े फैमिली से नहीं हूं, बट धीरे धीरे आदमी प्रोग्रेस करता है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली की बात मैं करूंगा कि जैसे बर्थडे मनाना है या किसी को गिफ्ट देना है, और अगर थोड़ी सी मॉडर्न जमाने में आ जाऊं तो आजकल के जो यंग जनरेशन है वो अपने पॉकेट खर्च का 2-2 3-3 रुपए बचाते हैं ताकि कोई स्पेशल डे पे किसी को वो गिफ्ट करेंगे। बाकी आप बातें समझ रहे होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो सपोज करो कि एक मिडिल क्लास फैमिली को 200 रुपए की कोई चीज लेनी है। पापा जो है वो एवरीडे 5 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, एवरीडे 5 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। और मम्मी जो है वो एवरीडे पूरे घर को चलाने में 3 रुपए एवरीडे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, और उनका टारगेट ये है कि भाई बेटा को या बेटी को मुझे 200 रुपए इकट्ठे करके देने हैं ताकि वो किसी को गिफ्ट दे पाए या कोई पुस्तक ले पाए या कोई गैजेट ले पाए, वॉट एवर भी। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ मिडिल क्लास फैमिली की जो सोच होती है वो क्या है कि वो कमाएगा, उसमें से थोड़ा सा खर्च करेगा और थोड़ा क्या करेगा, बचाएगा। बस वही केस यहाँ पे रिलेटिव स्पीड है, सेम डायरेक्शन में कमा भी रहा है खर्च भी कर रहा है। तो जो बचत है, तो कैसे इसको हम देखेंगे, 3 रुपया खर्च किया, 5 रुपया कमाया, तो यानी 2 रुपया बचा रहा है हर एक दिन। 200 कब पूरा हो जाएगा, तो 100वें दिन पूरा हो जाएगा, क्योंकि 200 रुपए चाहिए और प्रतिदिन बच कितना रहा, 2 रुपए प्रतिदिन की दर से। तो यानी 100वें दिन उस बच्चे को दोनों पेरेंट्स जो हैं वो 200 रुपया देंगे, बोलेंगे जाओ ऐश करो। ठीक है, सेम इज द केस हियर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो डे बाय डे मैं कंक्लूड करता रहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। जल्दी फट से नोट कर लें आप। हाँ, एक केस और डिस्कस करें हम लोग, ये भी इंटरेस्टिंग है। सपोज करो कि आप अपने घर पे सो रहे हैं। ठीक है, शाम का टाइम है, घर के बरामदे में या कहीं भी जहाँ पे मेन की गैदरिंग होती है, हम लोगों के लैंग्वेज में उसे दालान बोला जाता है। ठीक है, एक जनरली हर एक घर में एक मेल का पार्ट होता है और एक फीमेल का पार्ट जो जनरली अंदर होता है। तो आप बाहर कहीं पे सोए हुए हो, ठीक है, या इसको और कोई सिचुएशन ले लो, और एक चोर को आपकी मोबाइल दिखी और ये भी दिखा कि आप बेसुध सो रहे हो। बेसुध यानी आपको होश नहीं है। ठीक है, तो वो आपका मोबाइल लेके भागा। भागने के बाद फिर भी आप आराम से लॉकडाउन का मजा लेते हुए सो रहे हो आप। ठीक है, किसी भी तरीके से अचानक मम्मी आई या कोई आया और आपको उठाया और आपको पता चला 5:15 पे कि आपके पास आपकी मोबाइल नहीं है। ठीक है, और अब आप इधर उधर घूमने फिरने लगते हो। उसके बाद आपको ये पता चला कि भैया अब जो है वो कोई चोर लेके भागा है। वो चोर मान लो कि आपके नॉन में है, वैसे में हम उसको चोर नहीं बोलेंगे जो हमारे नॉन में है। आप ये मान लो कि आपका कोई कजन ब्रदर है, चचेरा ममेरा फुफेरा जो भी हो, वो आपको चिढ़ाने के लिए आपका मोबाइल लेके भागा। और आजकल हम जोलिया अगर हैं तो वो देखते हैं कि भैया भैया के मोबाइल में कौन सा ऐसा पिक्चर है या कुछ ऐसी चीजें जो पर्सनल होती हैं, लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, तो दैट इज नॉट थिफ, यू कैन से कोई आपका नोन है जो भागा है। ठीक है, तो अब ये सारी बातें आप फिर से जल्दी से कर लें।
आपकी मोबाइल चोरी हुई कितने बजे? 5 PM पे, और वो भागा कितने की स्पीड से? 8 मीटर पर मिनट। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने मीटर पर मिनट लिया। और आपको इन्फॉर्म कब होता है? 5:15 पे। जिस समय वो भागा उस समय आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, और आपने अपनी स्पीड कितनी करी? 12 मीटर पर मिनट। तो मेरा ये जो लाइन खींचने का मेन मकसद है कि ये जो टाइम गैप आपका यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये 5:15 है और वो 5 बजे भागा था, तो इनके बीच में जो गैप आ गया आपका 15 मिनट, ये जो 15 मिनट है, वो जो भागने वाला है वो रुका थोड़ी ना है, वेट थोड़ी ना कर रहा, वो भाग ही रहा है। तो 15 मिनट में 8 मीटर प्रति मिनट की दर से दूरी तय की गई। कितना? 15 × 8 = 120 मीटर। यानी जब आपको पता चला, मेरी बात पे ध्यान देना एक एक चीज पे, जब आपको पता चला, पता कितने बजे चला? 5:15। ठीक है, तब आपके और उसके बीच की दूरी जो है, या तो आप ये मान लो कि आपका मोबाइल जो है वो पक्षीराज वाला मूवी नहीं आया था, वैसा ही कुछ मोबाइल आपके पास है जो आपसे खफा है, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो आप, इसलिए वो खफा होकर पक्षीराज के पास चला गया। आई थिंक रोबोट 2.0 ऐसे कुछ मूवी थी, ठीक है, कुछ दिन पहले ही आई थी। तो आप ऐसे समझ लो कि ये पक्षीराज बन गया है। और पक्षीराज कितनी दूरी पे है भैया? तो 120 मीटर की दूरी पे है, और आप अब उसका पीछा कर रहे हो 12 मीटर पर मिनट। फिर यहाँ पे बात आ गई कि दोनों के बीच का जो गैप था वो कितने का था? 120। और दोनों की रिलेटिव स्पीड, ये भाग रहा 8 से और ये भाग रहा 12 से, यानी हर एक मिनट उससे आप कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहे हो? 4 मीटर पर मिनट। और इस हिसाब से आपको जो टाइम लगेगा वो कितना लग जाएगा? 13 मिनट। तो दिस इज द कैचिंग टाइम फॉर यू। 30 मिनट के बाद आपको आपकी मोबाइल मिल जाएगी, पक्षीराज आपको दे देंगे, और आपसे सारा कैलकुलेशन जान जाएंगे कि भैया तुमने कैसे कैसे ये सारी चीजें कैलकुलेट करी। और हो सकता है पक्षीराज आपसे ये भी पूछ ले कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये मुझे बता दो आप। तो थिफ के द्वारा, पक्षीराज यहाँ पे क्या है? थिफ है ना। तो थिफ के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो 30 मिनट है, एक दूसरा नजरिया भी बता दे रहा हूं, ये कहां से हम काउंट करेंगे? 5:15 से। तो 5:15 PM से 30 मिनट लगा, यानी कितने बजे पकड़ा गया? 5:45 PM पर पकड़ा गया, पर पकड़ा गया। तो रनिंग टाइम पक्षीराज का या थिफ का क्या था? टोटल 45 मिनट, 5 बजे से भागा था। और उसने कितनी स्पीड से दूरी तय की है? तो 8 मीटर पर मिनट। यहां से आप कर सकते हो 45 दूनी 90 और 9 चौक 36, यानी 360 मीटर की दूरी उसने तय करी है पकड़े जाने के पहले। ठीक है, बाकी का काम आप ये कर सकते हो कि आपके द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई है, तो आपके द्वारा भी इतनी ही डिस्टेंस कवर की जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैच करोगे, और आप भी वहीं से चल रहे हो जहां से वो चला था, बस केवल गैप यहाँ पे किसका था? टाइम का। और टाइम का गैप होने के कारण आप दोनों के बीच में एक दूरी आ गई थी जिसको आपको कवर करना पड़ा उससे अधिक स्पीड से चल के। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये सारी चीजें जो मैंने आपको आज रिलेटिव स्पीड के बारे में बताया वो बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा। जो चीजें कहीं ऐसा वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ, जो चीजें कभी ऐसा होता है कि साउंड इको वगैरह हो रहा है, देखो लॉकडाउन के कारण कुछ चीजें बंद गई, और माइट भी मेरा ये बैड लक है कि पिछले लॉकडाउन में भी मैं अपने घर पे ही था, और इस बार भी लॉकडाउन में मैं अपने घर पे ही था। बैड लक इसलिए प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बैड लक है, बट हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि घर पे रह के आराम से, और बाकी कुछ लोग जो मुझे पर्सनली अटैच हैं वो जानते होंगे कि दो दो डिवाइसेस मेरे घर पे हो गई। तो वॉट एवर भी, कहने का मतलब ये है कि संसाधन की थोड़ी सी कमी है, बाकी क्वालिटीज जो मैं आपको दे रहा हूं वो धीरे धीरे और इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत दिनों के बाद गैप से स्टार्ट किया मैंने पढ़ाना,
तो मोर और लेस आई विल टेक माई स्प्री, यू कैन से, थोड़ा सा फ्लो में आ जाऊंगा, ठीक है। और आप लोगों का प्रोत्साहन बहुत जरूरी है, तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। बाकी का मार्केटिंग मैं नहीं करूंगा। अगर आपको कभी भी अच्छा लग रहा हो, कोई भी टॉपिक अच्छा लग रहा हो, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे, तो जो भी अच्छा लग रहा हो उसको जरूर कहीं ना कहीं शेयर कर दें किसी एक ऐसे बच्चे को जो कहीं पे पढ़ नहीं रहा हो या उसके पास फैसिलिटीज नहीं, ठीक है। थैंक यू।